नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भारत पर जो पहला बाहरी आक्रमणकारी था, विदेशी बाहरी आक्रमणकारी, वह कौन था, कहाँ से आया था। तो आज हम इन सब का अध्ययन करेंगे कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, वह किसका सबसे सफल आक्रमण था। तो इन सब का अध्ययन करते हैं। हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत की स्थिति में हम पाते हैं कि भारत जो है वह तीन तरफ से जलराशि से दो तरफ से जलराशि से वह इसकी तीसरी साइड पर जो है वह हिमालय है। तो हम देखते हैं कि भारत के अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर पूर्व की, तो उत्तर पूर्व दिशा में भारत पर क्या है, हिमालय। तो पिछले जब तकनीक का इतना जमाना नहीं था तो इधर से दुश्मन आ नहीं सकते थे, मतलब इधर से हम भारत को खतरा कम था। हम इसके पूर्व दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाई थी, वह इधर अरब सागर। तो हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखें तो इसके इधर हिमालय था जहां से भारत की सुरक्षा होती थी, इधर जल था, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर था। तो यह भी बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किस तरफ से हुए, भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किस तरफ से हुए। तो भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण माने जाते हैं उत्तर पश्चिम दिशा से, और वो आक्रमण सारे इधर से हुए हैं। हालांकि यहाँ पर भी बचाव का रास्ता था, जो हमारा राजस्थान वाला एरिया, यह पूरा रेगिस्तान का एरिया है, किंतु फिर भी रेगिस्तान से निकला जा सकता है। हिमालय, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से उस समय निकलना असंभव था, क्योंकि उस समय जल सेना का विकास नहीं हुआ था। तो जो भारत पर अधिकतर आक्रमण हुए वो कहाँ से हुए, उत्तर पश्चिम दिशा से। तो उत्तर पश्चिम दिशा से अब हम देखते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण किसका हुआ। तो भारत पर जो पहला आक्रमण है वह माना जाता है अरबियों का। भारत पर पहला आक्रमण किसका माना जाता है, अरबियों का माना जाता है। और अरबियों में सबसे पहले भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था वह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था, तो वह किया था 712 ई में, और सिंध प्रांत में किया था। क्योंकि भारत पहले, पाकिस्तान और भारत अलग नहीं थे, एक ही थे। तो जो पाकिस्तान में, वर्तमान सिंध पाकिस्तान में, तो जो सिंध था वहां पर आक्रमण किया था। और इस समय जो सिंध का राजा था वह था दाहिर। और इस युद्ध को रावर के युद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी जो पत्नी थी रानी देवी, उसने जौहर कर लिया था, और यह भारत का प्रथम जौहर माना जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण किसका हुआ था, अरब का हुआ था। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। यह भारत का पहला सफल आक्रमण माना जाता है। भारत पर सफल आक्रमण, प्रथम सफल आक्रमण। तो हम देखते हैं कि भारत पर सर्वप्रथम अरबियों ने आक्रमण किया था। उसमें अरबियों में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। और जब सिंध पर आक्रमण किया था तब सिंध के राजा कौन थे, दाहिर थे। तो इस युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी जो थी रानी देवी, उन्होंने जौहर कर लिया था। और इसे भारत का पहला जौहर माना जाता है, जो कि कब हुआ, 712 ई में। और यह युद्ध भी हुआ था 712 ई में। और इस युद्ध को, पूरे इस घटनाक्रम को रावर के युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अब रावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और हमें इन सब की जानकारी किससे मिलती है, तो एक ग्रंथ है चचनामा ग्रंथ। चचनामा ग्रंथ, तो इन सब की जानकारी हमें चचनामा ग्रंथ से मिलती है, जो कि चच पे लिखा गया है।
चच दाहिर, राजा दाहिर थे, इनके पिता थे चच। तो दाहिर के पिता चच थे और उन पे लिखा गया ग्रंथ था चचनामा ग्रंथ। तो चचनामा ग्रंथ के अंतर्गत हमें इन सब की जानकारी मिलती है। अगले नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरा भारत पर आक्रमण किसने किया। इसी में एक और बात यह है कि जो जजिया कर था भारत पर, तो भारत पर जजिया कर की शुरुआत करने वाला पहला जो राजा माना जाता है या शासक माना जाता है वह मोहम्मद बिन कासिम ही था, जिसने भारत पर जजिया कर लगाया था। भारत में जजिया कर की शुरुआत जो की थी वह भी मोहम्मद बिन कासिम ने ही की थी। अगले आक्रमण की अगर हम बात करें तो भारत पर दूसरा जो आक्रमण करने वाले थे वह थे तुर्क लोग। तुर्की आक्रमण में सबसे पहले जो भारत आया था वह 986 में आए थे अलप्तगीन। और इसका साथ देने इनके दामाद जी साथ आए थे सुबक्तगीन। तो जो तुर्की आक्रमणकारी है वह 986 में आए थे और सबसे पहले कौन आया था, अलप्तगीन आया था और इसके साथ कौन आए थे, सुबक्तगीन, जो कि इनके दामाद थे। अब ये तुर्की आक्रमणकारी कहाँ से आए थे, तो ये हमारे यहाँ तक तो पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र था जिसमें पंजाब वगैरह सब थे, और उसके यहाँ पर फिर आता है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में एक जगह है यहाँ पे गजनी। तो जो ये तुर्क आक्रमणकारी जो थे ये कहाँ से आए थे, गजनी से आए थे। पहला कौन आया था, अलप्तगीन आया था। अलप्तगीन ने आक्रमण किया था, कहाँ किया था, वही सिंध क्षेत्र पर किया था जो कि पेशावर के पास है। और जब इन्होंने आक्रमण किया था तब यहाँ का राजा जो था वह जयपाल था और इस युद्ध में जयपाल हार गया था। अब इसके बाद दूसरा हम देखें कि जो अलप्तगीन थे वो आए, उसके बाद सुबक्तगीन आया। अब सुबक्तगीन का बेटा जब गद्दी पे बैठता है तो फिर वह भारत पर आक्रमण करता है और सुबक्तगीन का बेटा है मोहम्मद गजनवी। अब हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी को। तो मोहम्मद गजनवी का जो कार्यकाल है वह माना जाता है 997 से लेकर के 1030 तक का इसका कार्यकाल माना जाता है। इस बीच में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने 17 आक्रमण किए। इनमें से कुछ जो मुख्य हैं उनका हम देखते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ आक्रमण किए। तो इनका 1000 या 1001 का 1001 में माना जाता है कि इन्होंने वही सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था जयपाल पर, तथा जयपाल की इस समय मृत्यु हो गई थी और इनकी जो पत्नी थी उन्होंने जौहर कर लिया था। दूसरा आक्रमण देखा जाता है इनका, तो इन्होंने दूसरा आक्रमण 1006 में किया था और वह किया था मुल्तान पर। 1006 में मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 1008 में इनका आक्रमण माना जाता है जो जयपाल है उनके पुत्र आनंदपाल पर। फिर इन्होंने मथुरा पर आक्रमण किया। इस प्रकार इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। लेकिन जो भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है और सबसे ज्यादा जिसको एग्जामों में भी पूछा जाता है वह आक्रमण है 1025 का, जो कि मोहम्मद गजनवी का 15वां आक्रमण था।
और यह आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था यहाँ पर गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर। यहाँ पर ये सोमनाथ के मंदिर को लूटने आए थे 1025 में। तो 1025 में मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ मंदिर को। और अब यहाँ इस समय यहाँ के जो राजा थे गुजरात के वह थे भीम प्रथम। गुजरात के राजा जो थे वह भीम प्रथम थे इस समय। तो जो ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी जब सोमनाथ के मंदिर को लूट रहे थे तब इनके पास सोना भरते भरते साधनों की कमी पड़ गई थी, लेकिन मंदिर का सोना खत्म नहीं हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद गजनवी और इसकी सेना गुजरात को लूटते हुए अपने राज्य गजनी की ओर जा रहे थे, तब राजस्थान में चूरू जिले में इनके जो खान पान था, इनका राशन था वह खत्म हो गया था। तो इनके राशन खत्म हो गया था, तब खाने के लिए इन्होंने यहाँ से गायें इकट्ठी की और उनको ले जाते जा रहे थे कि जहाँ भूख लगेगी वहाँ काटेंगे, सेकेंगे और खाएंगे। इस बात का पता राजस्थान के एक पुरुष को पता चला, उनका नाम था गोगाजी। और जहां से मोहम्मद गजनवी ने गाय इकट्ठी की थी वह जगह थी ददरेगा नाम का एक गांव था चूरू का। तो चूरू के एक गांव ददरेगा से इन्होंने गाय इकट्ठी की, वह उनको भी साथ साथ ले जाते जा रहे थे कि इनको काटते जाएंगे, खाते जाएंगे जहां भूख लगेगी। और इसका पता जब गोगाजी को चला तो गोगाजी के 47 पुत्र व 63 भतीजे इन्होंने मिलकर जो गोरी था मोहम्मद गजनवी था उनका पीछा किया और अंत में जाते जाते हनुमानगढ़ गोगामेड़ी नाम का एक गांव था, हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी, यहाँ पर जाकर इन्हें पकड़ लिया। और यहाँ मोहम्मद गजनवी व गोगाजी के मध्य युद्ध हुआ। जब गोगाजी और गजनवी के मध्य युद्ध हुआ तब यहाँ पर गोगाजी ने ऐसा कहा जाता है कि खूब सारे चमत्कार दिखाए। उन चमत्कारों की वजह से राजस्थान में आज भी इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ इन्होंने जो चमत्कार दिखाए उसने गजनवी भी घबरा गया था, ऐसा कहा जाता है। और गजनवी ने गोगाजी को एक उपाधि दी थी, वह थी जिंदा पीर। गजनवी ने गोगाजी को जिंदा पीर कहा था इनके चमत्कारों को देखते हुए। और इस प्रकार गोगाजी ने यहाँ पर गायों को छुड़ाया था और अपनी जान गंवा दी थी। इस युद्ध में गोगाजी मारे गए थे, ऐसा कहा जाता है। जब गजनवी और आगे बढ़ा यहाँ से तो यहाँ जो सिंध प्रदेश आता है वहाँ के जाटों ने, सिंध के जाटों ने फिर से मोहम्मद गजनवी की सेना पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद इनसे जो सोना बचा कुछ इनके हाथ भी लग गया। और उसके बाद गजनवी की सेना धीरे धीरे जाके गजनी पहुंची। लेकिन यह बात मोहम्मद गजनवी को भयंकर अटक गई। उसके बाद 1927 में मोहम्मद गजनवी ने 1027 में मोहम्मद गजनवी ने सिंध के जाटों पर फिर से हमला किया, जिसमें जाट हार तो गए थे, किंतु इन्होंने जब मोहम्मद गजनवी की सेना वापस जा रही थी तब पीछे से वापस वार किया था। और इस प्रकार सिंध के जो जाट है वह मोहम्मद गजनवी के हाथों के पीछे पड़ गए थे। अंत में 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। ही नहीं मतलब हत्या की गई, और वह हत्या सिंध के जाटों के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वह 1025 का है, जो कि सोमनाथ के मंदिर का था। और राजस्थान हिस्ट्री में गोगाजी के भी पूछा जाता है कि गोगाजी का युद्ध कौन से बाहरी आक्रमणकारी से हुआ था। तो गोगाजी का युद्ध मोहम्मद गजनवी से हुआ था। और मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी के चमत्कारों को देखते हुए इन्हें जिंदा पीर की उपाधि दी थी। और इनको चमत्कारों की वजह से गोगाजी को आज भी राजस्थान में एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं अगला आक्रमणकारी। तो उसके बाद कौन आता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आता है। तो मोहम्मद गोरी का जो भारत पर प्रथम आक्रमण, पहला आक्रमण माना जाता है, वह था मुल्तान पर। मुल्तान पर आक्रमण किया था 1175 में। तो मोहम्मद गोरी का प्रथम जो आक्रमण था भारत पर वह था मुल्तान पर, और वह कब था? 1175 में। उसके बाद दूसरा आक्रमण यह गुजरात पर करता है 1178 में, जिसे पाटन का युद्ध या अहिलवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। जिसे पाटन का युद्ध या अहिलवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। और इस समय जो यहाँ का शासक था वह था भीमदेव द्वितीय, जिसे मूलराज भी कहते थे। यह युद्ध माउंट आबू के पास हुआ। और इस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि जो मोहम्मद गोरी था उसकी इतनी बुरी तरह से हार हुई जिसकी कोई हद नहीं है। तो मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम हार, वह बहुत ज्यादा खतरनाक हार मानी जाती है गुजरात आक्रमण की, जब उसने 1178 पे किया था। और उस समय गुजराती शासक भीमदेव वो गोरी के मध्य घमासान युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में गोरी की हार हुई थी। मोहम्मद गोरी का अगला आक्रमण माना जाता है बठिंडा पंजाब पर। यह युद्ध उसने 1188-89 का माना जाता है। इसे सिंध तवरहिंद या सिंध का आक्रमण भी कहा जाता है, सरहिंद का तवरहिंद। इस युद्ध को तवरहिंद का या फिर सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। यह आक्रमण मोहम्मद गोरी ने 1188-89 में किया था, बठिंडा पंजाब में किया था। तो इस युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि जब मोहम्मद गोरी ने यह युद्ध किया था तो जो पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि चौहान वंश का शासक था, उसे एक बार मानता था कि बठिंडा तक उसका अधिकार है। और जब गोरी बठिंडा में अपना अधिकार जमा रहा था तो पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आ गया और इसने कहा कि यह मेरी जगह है, यहाँ तक मेरा आधिपत्य है। तब जो मोहम्मद गोरी था इसने एक दूत भेजा था मोहम्मद गोरी के पास एक संधि का प्रस्ताव लेकर, जिसमें यह था कि पृथ्वीराज तृतीय जो है वह गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। किंतु जो संधि थी उसे ठुकरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने इस संधि को ठुकराते हुए कहा कि मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो उसके बाद फिर इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और वह युद्ध था तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध, बठिंडा का युद्ध तराइन के युद्ध का कारण बना। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया। इसकी जीत हुई, वह गोरी की बुरी तरह हार हुई और यह जान बचाकर भाग गया। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जब गोरी की बुरी तरह से हार हुई और यह भागा, तो यह और शासन जुटाने में अपनी शक्ति को प्रबल करने में लग गया कौन? गोरी। और इसने धीरे धीरे
अपना विकास किया, अपनी शक्ति को और सुदृढ़ किया और पृथ्वीराज चौहान संतुष्ट होकर बैठ चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि तराइन का एक और युद्ध हुआ और वह युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ। तराइन क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। ये तराइन यहाँ पे हरियाणा में पड़ता है तराइन। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। और इस युद्ध में जो गौरी का साथ दिया वह जयचंद ने दिया। जयचंद कौन था? जयचंद संयोगिता के पिता थे, जिनकी पुत्री संयोगिता का तृतीय जो पृथ्वीराज तृतीय था, इसने स्वयंवर से अपहरण किया था। तो पृथ्वीराज तृतीय ने जब संयोगिता का अपहरण किया था इनके स्वयंवर से, तो जयचंद को वैसे ही गुस्सा था और यह भी उनसे बदला लेना चाहते थे। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो फिर जयचंद ने गौरी का साथ दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान था, इसकी हार हुई, वह गौरी जीत गया था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी जैसे तैसे जान बचाकर भागा था। किंतु जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने अगला आक्रमण कहाँ किया। तो मोहम्मद गौरी का अगला आक्रमण था चंदावर का युद्ध। यह हुआ था 1194 में। और किस किस के बीच हुआ था? तो यह हुआ था गौरी, मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच। कन्नौज में हुआ था। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, पड़ता है। तो यह युद्ध हुआ था और इसमें गौरी की जीत हुई और गौरी ने जयचंद की हत्या कर दी। तो इस प्रकार आज हमने मध्यकालीन भारत पर बाहरी आक्रमणकर्ताओं को पढ़ा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।